गुड इवनिंग टीम। हमारा जो सीरीज चल रहा है एंटरप्राइज एआई का सीरीज चल रहा है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर एआई के प्रोडक्ट को डिजाइन करता है तो किस प्रकार से उनको बातों को ध्यान में रखना होता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उनके स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे वन बाय वन वो डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आज का सेशन भी उसी में से है। और इसमें मैं सेशन ए बी सी डी करके बना रहा हूँ क्योंकि स्लाइड बहुत ज़्यादा होने के कारण ये लंबा हो रहा था सेशन। तो मैं सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में हमारा पहला टॉपिक है एकेएस। अगर कोई ऑलरेडी एजोर में काम किया है या कर रहा है तो उसे पता होगा एकेएस, क्योंकि एकेएस जो है एजोर की सर्विस है। और एकेएस का पूरा नाम होता है एजोर कुबरनेट सर्विसेज। तो ये बहुत महंगी सर्विस है और महंगा होने के कारण इसका उपयोग हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जैसे अगर आप लोग डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, फिर आपका क्यूए एनवायरनमेंट होता है, प्री प्रोड या यूएट एनवायरनमेंट होता है एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। राइट। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती है कि जो प्रोडक्शन लाइव होता है ना, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए एकेएस का इस्तेमाल करती है। तो एजोर कुबरनेट सर्विस जो होता है एग्जैक्ट क्या काम करता है, तो ये जो होता है ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करता है। अब ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, कंटेनर्स क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली में इसका मैं अलग से और सेशन लूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग को पता चले कि एकेएस होता क्या है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा आपको कंटेनर क्या होता है। तो जैसे पहले हम ट्रेडिशनल जो डिप्लॉयमेंट करते थे, आपका पाइथन का एप्लीकेशन हो, पीएचपी का हो, डॉट नेट का हो या जावा हो, रिएक्ट हो, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको सर्वर में डिप्लॉय करते हो। पहले तो आप बिल्ड बनाते हो, है ना, रिलीज उसका बनता है। फिर वो जो पूरा कंप्लीट बिल्ड बन जाता है उसके जीप फाइल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं सर्वर पे, और वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो डिप्लॉयमेंट हम करते थे सर्वर पे, वीएम में करते थे, या फिर हमारा कोई ऑन प्रीमाइज सर्वर है उसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट करते थे, तो डिप्लॉयमेंट के समय अगर कोई फाइल आपकी रह गई, कोई डीएलएल आपका नहीं गया, या फिर कि थर्ड पार्टी का कोई डिपेंडेंसीज है, लेकिन आपने डिप्लॉय करते समय वो डिपेंडेंसीज की फाइल वहां डिप्लॉय नहीं की, तो इसके कारण आपका एप्लीकेशन चलता नहीं था, एरर्स आते थे। फिर आप उसको ढूंढते थे कि क्या एरर्स आ गया। जब आपको पता चलता था कि पर्टिकुलर डीएलएल मैंने नहीं डाला है, तो फिर आप वो डीएलएल को प्रॉपर डालते थे, उसके बाद वो एप्लीकेशन स्टार्ट होता था। तो इसमें क्या होता था कि हमारा समय बहुत वेस्ट होता था, क्योंकि आपको इशू आएगा, इशू को फिर आइडेंटिफाई करोगे और उसमें समय लगेगा, उसको फिर फिक्स करोगे, तब तक आपका पूरा सर्वर बंद है। बाकी जो टेस्टिंग टीम है जो टेस्टिंग करने के लिए रेडी है, वो टेस्टिंग नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में काफी समय वेस्ट होता था। और डिप्लॉयमेंट कोई एक नहीं होता, मल्टीपल होते। बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखोगे ना तो हजारों डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। और एक ही सर्वर में डिप्लॉयमेंट के क्यू में जॉब बनी रहती है, एक दो तीन चार ऐसे जॉब रहती है, जिसका नंबर आता है वो पहले डिप्लॉय होता है। फिर उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना पाइपलाइन के, जो बिल्ड बनाने का और डिप्लॉय करने का काम करते हैं, जैसे नाम बता दे रहे, ऑक्टोपस है, कारा है, टीम सिटी है, ये सब लाइसेंस है। और आजकल हम क्या करते हैं कि खुद का पाइपलाइन बना देते हैं, जैसे एजोर में डेवऑप्स में हम अपनी पाइपलाइन बना दिए, या फिर आप गिट हब यूज कर रहे हो तो गिट हब यूज कर रहे हैं तो गिट हब एक्शन, वहां पर पाइपलाइन बना दी है, तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करते हैं। राइट। तो ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो गया। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है जब आपका डिप्लॉयमेंट में कोई फाइल नहीं पहुंचती है। लेकिन कंटेनर्स क्या होता है कि ये जो आपके डॉकर इमेजेस वगैरह होते हैं ना, तो ये जब इमेजेस जाके कंटेनर को जाके अपडेट कर देते तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट अप होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी छूट गई ऐसा नहीं होगा। आपके लोकल मशीन पे भी अगर कोई एप्लीकेशन चल रहा है और आप डॉकर इमेज बना करके डिप्लॉय करोगे किसी भी सर्वर में, चाहे वो विंडोज सर्वर हो, लिनक्स सर्वर हो, वो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन चलेगा, कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंटेनर सिस्टम, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और एक साथ हम हजारों सर्वर में एक साथ डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, पैरेलल बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है, और इसमें इश्यूज भी बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए इसको कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर डिप्लॉयमेंट एक आ गया। अब लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कंटेनर बहुत सारे होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का, तो उसमें अलग अलग सर्विसेज है, पेमेंट सर्विस अलग है ना, आपका नोटिफिकेशन सर्विस अलग है।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज रहती है। और ये जो सर्विसेज रहती है इसके लिए अलग अलग कंटेनर क्या होते हैं, डिप्लॉय होते हैं अलग अलग सर्विसेज पे। तो कंटेनर कभी कभी 100+ भी होते हैं। लेकिन इतने सारे कंटेनर अगर प्रोडक्शन लाइन पे चल रहा है जिसमें पब्लिक यूज कर रही है, जैसे मान लो कि अमेजन है। अब अमेजन में अगर मान लो कि आप देखना चाहोगे कि कितने कंटेनर है, तो कंटेनर कई होंगे, थाउजेंड्स होंगे। और वो थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर जो है ना, वो एक्चुअली में कंटिन्यूस डिप्लॉय हो रहे हैं, उसमें कुछ इशू आता है, बग फिक्सिंग होता है। तो हर प्रकार की चीजें जो है उसमें चलते रहती है वन बाई वन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एकेएस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, एजोर कुबरनेट सर्विस। तो एजोर कुबरनेट सर्विस का काम क्या होता है कि जितने भी मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं उसको वो मैनेज करता है। जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्विस अगर मल्टीपल सर्विस को इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसको कंट्रोल कर रही है ना, कि किसको कब करना है, कौन सा काम किसको देना है, इस प्रकार से वर्क करे, इसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये काम होता है एकेएस का। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर समझा दिया कि वर्ड नया अगर लग रहा है कि एकेएस क्या चीज है, तो ये एक एजोर की सर्विसेज है जो कंटेनर को कंट्रोल करती है। और कंटेनर्स क्या होते हैं, जो हम अलग अलग सर्विस को डिप्लॉय करते हैं। वो सर्विस किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई सर्विस, या छोटा सा एक एप्लीकेशन ही होता है सर्विस, जिसको हम अलग अलग डिप्लॉय करते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट होते हैं एपीआई के माध्यम से। तो चलो हम आगे जाकर के देखते हैं कि एकेएस, यहाँ पर हम एकेएस क्यों बता रहे हैं। क्योंकि एकेएस दो प्रकार का होता है। एक तो पहले एकेएस बहुत पहले से चालू है, जब एआई का प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा आते नहीं थे, मार्केट में बनते नहीं थे, तब से एकेएस आ चुका है। लेकिन ये एकेएस नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए था, जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की जो एप्लीकेशन है, जैसे कि कोई ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर का एप्लीकेशन है, या फिर ईआरपी का एप्लीकेशन है, तो ये पहले से चल रहे हैं। जैसे सैप भी आपने नाम सुना हुआ है। तो एकेएस वगैरह जो है ना, ये डिप्लॉयमेंट करना और कंटेनर को मेंटेन करने के लिए यूज ऑलरेडी हो रहा था। बट लेकिन अगर आप एआई प्रोडक्ट बना रहे हो और वो एआई प्रोडक्ट में आपके कंटेनर 100+ है, तो ज्यादा कंटेनर जब हो जाते हैं तो आपको एकेएस जैसी सर्विस लेना बहुत जरूरी है। आप उसको मैनुअली मेंटेन नहीं कर सकते। राइट। अब एआई प्रोडक्ट में सर्विसेज कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई सर्विस आपने बनाई है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करती है। आपने एक सर्विस बनाई जिसके ऊपर चैटबॉट चलता है आपका। आपने कोई एक सर्विस बनाई जो कुछ इमेज वगैरह जनरेट करता है या एडिटिंग करता है किसी इमेज को। तो एआई के अगर एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो 100 से ज्यादा एआई की सर्विस बन जाती है, अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और ये सब अलग अलग कंटेनर में डिप्लॉय होते हैं। राइट। तो इतने सारे जब कंटेनर्स हो जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए एकेएस, तो यहाँ पर एकेएस मैं बता रहा हूँ एआई प्रोडक्ट के हिसाब से बना रहा हूँ। ये एआई प्रोडक्ट आप बना रहे हो और वो भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बना रहे हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एकेएस की सर्विस लगेगी, अगर आप एजोर में काम कर रहे हो। तो इसमें आप देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहला है आपका कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, या ग्रुप ऑफ कंटेनर्स है, तो उसको ऑर्केस्ट्रेशन करेगा। उसमें मतलब आपका हेल्थ मॉनिटरिंग भी कर लेगा आपको। जो डॉकर्स वगैरह जा रहे हैं ना, अगर मान लो किसी कारण से डॉकर में कोई प्रॉब्लम आ गया, डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ गया, किसी कारण से कोई कंटेनर क्रैश हो गया, तो वापस से उसको तुरंत रीस्टार्ट कर देगा, कुछ सेकंड के अंदर रीस्टार्ट कर देगा ना। अचानक उसमें ट्रैफिक आ गई तो उसको वो हैंडल कर लेगा। तो इस प्रकार की चीजें आपका जो है पूरा ऑर्केस्ट्रेशन मेंटेन करेगा सारे कंटेनर का। इसके बाद एक आता है जीपीयू क्लस्टरिंग। तो यहाँ पर जीपीयू वर्ड आ गया। पहले जब एप्लीकेशन की हम बात करते थे सर्वर पे, तो हमारे पास क्या होता था, सीपीयू होता था या रैम होता था। तो जब भी हम बोलते थे कि मुझे सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हम बोलते थे कि भाई सीपीयू बढ़ा दो। 4 कोर का सीपीयू है, उसको 8 कोर कर दो। 8 कोर है तो 16 कोर कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। या रैम आपका 8 जीबी से 16 कर दो, 16 से 32 कर दो। लेकिन जब एआई की बात करते हैं, तो एआई में सीपीयू काम नहीं करता है, एआई में जीपीयू काम करता है। राइट। तो जीपीयू जो होता है ये एआई के लिए बहुत जरूरी है। एआई के जो मॉडल्स होते हैं, जिसको एलएलएम बोलते हैं, वो जीपीयू पे ही चलता है। तो आप जब एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो और आप कई मॉडल तैयार करते हो, चाहे आप फाइन ट्यून करके तैयार कर रहे हो, कस्टम मॉडल लेकर के उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हो ना, ट्रेन कर रहे हो किसी मॉडल को लेके, लेकिन ये जो मॉडल्स है होते तो बहुत बड़े। और इसमें जब कोई रिक्वेस्ट आती है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो इसके लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हार्डवेयर क्या होता है, जीपीयू क्लस्टर। तो जीपीयू क्लस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट लेकिन हम एक ही मॉडल को तो सारे दे नहीं सकते, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स है। और कुछ जीपीयू क्लस्टर एक्स्ट्रा भी रखते हैं हम। तो जब किसी
एआई सर्विस के ऊपर लोड आ जाता है, तो एकेएस क्या करता है कि जीपीयू क्लस्टर प्रोवाइड करता है उसको, यानी कि उसको बढ़ा देता है। तो उसका हार्डवेयर का कैपेसिटी बढ़ा देता है, आप ये बोल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका जो पूरा ट्रैफिक है बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो जाता है। वो जो आपका मॉडल है प्रॉपर सबको रिस्पॉन्स दे देता है सही समय पे, यानी कि स्पीड के साथ। तो ये जीपीयू क्लस्टरिंग आपका समझ में आ गया कि ये मेंटेन कर लेता है। फिर इसके बाद आता है ऑटोमेटिक स्केलिंग। तो जो कंटेनर्स होते हैं ना, एकेएस क्या कर रहा है, मेंटेन किसको कर रहा है, कंटेनर को कर रहा है। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं, तो कभी कभी किसी कंटेनर, कंटेनर मतलब सर्विस है, और वो सर्विस पे रिक्वेस्ट आती है। जैसे मान लो कि पेमेंट गेटवे का आपने एक सर्विस बनाया, तो एक कंटेनर बना दिया। तो एक साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ऑफर चल रहा है, तो बहुत सारे लोग खरीदरी एक साथ खरीदने आते हैं। जैसे मान लो कि अमेजन ने कुछ ऑफर निकाला, तो आप देखोगे इंडिया में कितने सारे लोग जल्दी जल्दी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको पहले कर दूंगा, मैं इसको पहले कर दूंगा। कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा है। तो आपने क्या किया है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें आपने एक पेमेंट गेटवे की सर्विस बनाई। तो यानी कि वो एक कंटेनर डिप्लॉय आपका है। और अचानक क्या होगा, उस समय कंटेनर पे लाखों रिक्वेस्ट एट ए टाइम आएगा। तो आपका जो कंटेनर में इतनी सारी रिक्वेस्ट आएगी, तो एकेएस क्या करेगा, उसको स्केल कर देगा। स्केल कर देगा मतलब उसको इंस्टेंस यानी उसका डुप्लीकेट रेप्लिका बना देगा। जैसे कि एक कंटेनर था, तो अचानक रिक्वेस्ट बहुत जल्दी आ गई, तो उसको 1 से 100 कर देगा, और 100 करके सारी रिक्वेस्ट को सॉल्व करेगा। और अगर मान लो ट्रैफिक खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया, ट्रैफिक खत्म हो गया, तो वापस से उसको कम कर देगा, ताकि आपका बिल वापस कम हो जाए। तो जितने समय के लिए बढ़ाएगा, उतने समय के लिए आपका बिल ज्यादा आएगा। उसके बाद वापस उसको मिनिमाइज कर देगा। इसको ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। तो ऑटो स्केलिंग और जीपीयू में क्या अंतर है, जीपीयू में हार्डवेयर को बढ़ा रहा था, बढ़ा भी रहा था और कम भी कर रहा है। समय जैसे खत्म हो गया, ट्रैफिक कम हो गया, तो हार्डवेयर को कम कर दे रहा है, और हार्डवेयर को बढ़ा दे रहा है। तो जीपीयू ये हो गया। और स्केलिंग में क्या हो गया कि उसके इंस्टेंस बना दे रहा है, उसका रेप्लिका डुप्लीकेशन बढ़ा दे रहा है। तो एक व्यक्ति जब काम कर रहा था, तो एक की जगह उसने 100 लगा दिया, तो 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। और जैसे काम कम हो गया, तो सबको हटा करके एक रख दिया सिंगल वहां पर। तो ये वाला आपका आ गया ऑटो स्केलिंग। एंटरप्राइज सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी कंटेनर्स वगैरह जो आपने डिप्लॉय किया हुआ है, आपने पूरे एप्लीकेशन के जो सर्विसेज है, वो अलग अलग जगह डिप्लॉय किए, तो ये सर्विस कॉल किससे होता है, एंड पॉइंट से। अल्टीमेट एपीआई से कम्युनिकेट हो रहा है आपस में। तो इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो प्राइवेट होते हैं। और जो नेटवर्क होता है, वो भी आपका प्राइवेट होता है, और आइसोलेट रहता है। किससे आइसोलेट रहता है, पब्लिक। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो पब्लिक नेटवर्क है। अगर इंटरनेट में कोई चीज अवेलेबल है, इसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप उसको ओपन करके देख सकते हो। जैसे मैंने एक वेबसाइट पब्लिकली डिप्लॉय कर दिया, अब आपके पास इंटरनेट है, आपको मैंने उसका एड्रेस बता दिया, यूआरएल बता दिया, आप ओपन करोगे आपको दिखने लग जाएगा। तो ये तो पब्लिक हो गया। लेकिन हम एआई की सर्विस अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको हम प्राइवेट रखेंगे। तो प्राइवेट एंड पॉइंट होगा, प्राइवेट नेटवर्क होगा, जो कि आइसोलेट होगा पब्लिक से। और ये एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट होगा, यानी कि अगर मान लो इसको कोई ये देखना चाहे, इसको यूज करना चाहे, या इसमें कुछ काम करना चाहे, तो वो पहले तो उससे एम्प्लॉय होना चाहिए। एम्प्लॉय होने के बाद उसको परमिशन होना चाहिए, आरबीएसई यहाँ पर अप्लाई कर देते, तब जा करके वो उस एआई की सर्विस को देख सकता है या उसमें कुछ काम कर सकता है। तो इस प्रकार से ये एके जो है आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है, आपकी स्केलिंग भी कर रहा है, ट्रैफिक अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको मेंटेन कर रहा है। जीपीयू क्लस्टरिंग यानी कि कहीं पर ज्यादा लोड आ गया है, तो वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दे दे रहा है कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा काम आ गया तो तुम ये सुविधा ले लो। तो इस प्रकार से ये पूरा एकेएस जो है मेंटेन कर रहा है। तो इतनी सारी चीज मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये ओनली प्रोडक्शन के लिए होता है, याद रखना है। हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसमें इतनी महंगी सर्विस यूज नहीं करते। लाखों रुपये महीना आता है इसका बिल। तो ये जो है प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, जब लाइव हो जाता है एप्लीकेशन उसके लिए। और एआई प्रोडक्ट अगर लाइव करना है, तो हमको एकेएस को लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर है, और वो ऑटोमेटिकली मैनेज होना चाहिए, इसको मैनुअली नहीं कर सकते। सेकंड्स में होता है। एक सिंगल सर्वर को अगर 100 सर्वर बनाता है, या सिंगल सर्वर को 1000 सर्वर में कन्वर्ट करता है, वो 1 सेकंड में कर देता है। कुछ मिली सेकंड में, 1 सेकंड में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। वापस रेड्यूस भी उतने कम समय में करता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार की सर्विस की जरूरत पड़ती है।
इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर मान लो कि वही एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी जो है, क्योंकि डेफिनेटली मैं बताया ना बहुत महंगा है, तो इसको तो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो यूज ही नहीं कर पाएगी, कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि जैसे कि कोई 100 AI मैक्रो सर्विसेज अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगाओ कि ये एप्लीकेशन कितना बड़ा है जिसमें 100 सर्विसेज है। ठीक है, तो ये मल्टीनेशनल कोई फाइनेंशियल टेक कंपनी होगी जो इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट कर रही है, तब वो जा करके एकेएस का इस्तेमाल करती है। और ये एकेएस जो है इसको पूरा हैंडल करेगा। तो इसमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज हो सकती है, जैसे मैंने बताया था कि कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई कुछ जनरेट कर रहा है, कोई फ्रॉड डिटेक्शन कर रहा है। तो उस समय अगर मान लो कोई फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस को कॉल करेगा, तो बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस जो होता है वो हिस्ट्री डाटा को रीड करता है बहुत तेजी से, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद रिजल्ट निकालता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, एनोमली डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, इसमें बहुत ज्यादा अपन को हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, सर्वर पे लोड आता है। लेकिन ये मैनेज कौन कर लेता है? एकेएस कर लेता है। जैसे मान लो कि आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत सारे वर्कर है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप उसको काम देते जा रहे हो। लेकिन आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि मेरे पास ये काम आया, तो आप पहले देखोगे किस कौन फ्री है, उसको दे दोगे। फिर आप अगला काम आ गया, फिर देखोगे 10 है, 10 में से कौन फ्री, उसको दे दोगे। अगर सभी काम कर रहे फिर भी आपके पास काम आ गया, तो आप ये देखोगे किसके पास कम काम है, उसको दे दोगे। यानी आप क्या कर रहे हो? बैलेंसिंग कर रहे हो। या फिर एक एग्जांपल देख लो कि अगर होटल है, होटल में नॉर्मली 5 वेटर रखा जाता है और काम चल जाता है। लेकिन संडे को भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वो होटल का मालिक क्या करता है? संडे को 20 वेटर कर देता है, ताकि मतलब सबको सर्विस प्रॉपर मिले। और जैसे मंडे होता है वापस 5 कर देता है। तो सेम इसी प्रकार से ये सब काम जो ऑटोमेटिक करने के लिए ये सर्विस होती है एकेएस, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो एआई का अगर प्रोडक्ट बन रहा है जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जो बहुत बड़ा है, और जिसमें बहुत सारे कंटेनर यूज होने वाले, तो हमें एकेएस का इस्तेमाल करना होता है। और ये जनरली प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, इसको याद रखना है। ये रैग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लगभग 80% सेशन में ये वर्ड हमेशा आता है, रैग। क्योंकि एआई इसके बिना काम ही नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, आरएजी रैग। तो रैग का इस्तेमाल क्यों होता है? जैसे मान लो हमारा जो एलएलएम मॉडल होता है, तो एलएलएम मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेन मॉडल जिसको बोलते हैं, जैसे जीपीटी हो गया, है ना, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब ट्रेन मॉडल है। तो आप इसको कोई भी क्वेश्चन पूछोगे और इसको आपको जवाब दे देगा 100% सही, ऐसा नहीं होता। आप अगर इसको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कितना भी ट्रेंड है, आपकी कंपनी की पॉलिसी कैसे बता देगा? आपकी कंपनी में मान लो कि कोई लीव पॉलिसी है, आप उससे पूछोगे, नहीं बता पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हो गया, रूल्स रेगुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सबको हम क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं। आपकी कंपनी की वेबसाइट भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कंपनी के बारे में डाल के रखी है, कंपनी के क्लाइंट, कंपनी के प्रोडक्ट आपने वेबसाइट में डाल के रखते हैं ना। तो ये सबको हम क्या करते हैं? पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? इनको चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। एम्बेडिंग मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट। क्योंकि एआई जो है ना, ये केवल न्यूमेरिक फॉर्मेट को ही जानता है। तो जिसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं, जिसको हम वेक्टर न्यूमेरिक बोलते हैं। तो वेक्टर डाटाबेस का मतलब क्या होता है? जिसमें वेक्टर न्यूमेरिक या एम्बेडिंग डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से लिए हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके हम वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करते हैं। फिर आप इसको क्या करते हो? रिट्राइव करते हो। कब करते हो रिट्राइव? जब कोई यूजर क्वेश्चन पूछता है कि मेरे कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, या खुद के बारे में पूछता है कि मुझे कितना सिक लीव मिला है। तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप सबसे पहले रिट्राइव करते हैं। तो इस डाटाबेस के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है, वो लेके आएगा। और उसको आप कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, उसमें जोड़ोगे, और फिर किसको भेजोगे? एलएलएम को भेजोगे। तो एलएलएम क्या करेगा? एकदम एक्यूरेट जवाब आपको देगा कि आपकी ये पॉलिसी है, या आपकी इतनी लीव आपको मिली हुई है कंपनी की तरफ से। तो एलएलएम आपको जवाब देता जरूर है, लेकिन आपके कई पर्सनल जवाब जो रहेंगे वो नहीं दे पाएगा। उसको जो ट्रेन किया गया है, वो अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आपको मिलेगा। आपने उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जनरल नॉलेज का जो उसको ऑलरेडी ट्रेंड है, तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन एलएलएम ऐसा नहीं कि जितना ट्रेंड उसको डाटा उसके अंदर डाले है वही देता है। एलएलएम का भी डिजाइन ऐसा है कि जब आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे लेनोवो का
ये लेटेस्ट मॉडल है, मॉडल नंबर ये है, मेरे को परचेज करना है, कितने का मिलेगा। तो वो एकदम लेटेस्ट मॉडल अभी 1 महीना पहले कंपनी लॉन्च की है। तो वो एलएलएम में कैसे जाके कोई ट्रेन कर देगा उसका रेट। तो एलएलएम क्या करता है कि मार्केट में सारी वेबसाइट जो पब्लिकली ओपन है उसको रीड करता है। किसको? ई कॉमर्स की वेबसाइट को, फ्लिपकार्ट हो गया, लेनोवो हो गया, सबको रीड करेगा। रीड करने के बाद वो मॉडल को सर्च करेगा, कंपनी और मॉडल, और जैसे उसको मिल जाएगा वो प्राइस लाके आपको दिखाएगा। और अगर मान लो उसको 2-3 साइट में मिल गया अलग अलग प्राइस, तो आपको बता देगा कि भाई अमेजन में ये प्राइस है, फ्लिपकार्ट में ये प्राइस है, ये यूआरएल है, क्लिक करोगे आप डायरेक्ट खुल जाएगा। तो ये एलएलएम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि 100% इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं है, वो भी बाहर से पब्लिकली सर्च करता है। लेकिन रैग क्यों बनाना पड़ा हमें? क्योंकि बाहर पब्लिकली हमारे कंपनी की पॉलिसी नहीं है, हमारे कंपनी का इंटरनल डाटा जो है ना पब्लिक में नहीं है, तो एलएलएम खुद नहीं सर्च कर सकता। तो इसलिए हमको सर्च करवाना है, और हमें ये डाटा बाहर देना भी नहीं है। हमें प्रोटेक्ट करके भी रखना है, इंटरनली रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैक बनाते हैं कि हमारे जितने डाटा है ये हम क्या करते हैं, वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, एम्बेडिंग फॉर्मेट में, और उसको रिट्राइव करते हैं सिमेंटिक सर्च के द्वारा, और एलएलएम को देते हैं, और एलएलएम फिर उसके हिसाब से जवाब बना के दे देता है, जो आपको चैट बोर्ड में दिखाई देता है, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिजल्ट। तो ये हो गया रैक। सेम यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई न्यूली हायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि कोई एचआर है, अभी अभी जस्ट ज्वाइन की है, और ज्वाइन की तो उसको कंपनी के बारे में सारा पता नहीं रहता है। तो अगर उसके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक चैट बोट है, तो वो क्या करेगी, ज्यादातर चैट बोट से पूछेगी कि मुझे ये पॉलिसी का डिटेल दो, मुझे ये जानकारी दो, कंपनी के इस रूल्स के बारे में बताओ। जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो चैट बोट उसको फटाफट दिखाएगा। लेकिन वो कैसे दिखाएगा, जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि वो क्या करेगा, वेक्टर डाटाबेस जो रहेगा ना उससे रिट्राइव करेगा, और रिट्राइव करके एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट भेजेगा। तब एलएलएम क्या करेगा, आंसर को जनरेट करेगा, और फिर उसको स्क्रीन पे दिखाएगा कि ये इसका रिजल्ट है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है रैग फ्रेमवर्क। मोस्टली इसका यूज चैटबॉट में मोस्टली होता है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन अब 80% मैंने जहां तक देखा अनुभव से कि चैटबॉट बनाते समय तो कंपलसरी है कि आपको कंपनी के लिए बना रहे हो, चाहे आपका बैंकिंग सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो, या किसी भी प्रकार का आपका है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। और इंटरनल डाटा प्रोटेक्ट भी हो जाता है, और इंटरनल डाटा के हिसाब से आपको जवाब भी एलएलएम प्रॉपर दे देता है। अब इसके बाद आते हैं एआई लैंडिंग जोन। ये इंटरव्यू में भी अक्सर ये पूछा जाता है कि एआई लैंडिंग जोन क्या होता है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर आप एज ए आर्किटेक्ट आप सोच रहे हो, डिजाइन कर रहे हो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको एआई लैंडिंग जोन पहले बनाना पड़ेगा, अगर आप एआई का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके शहर में अचानक अप्रूव हो गया कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें जो एयरप्लेन है वो टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे। तो एयरप्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे, परमिशन मिल गई। तो क्या कोई वो जो जगह पे, जहां पर जगह है, मैदान है बहुत बड़ा, तो वहां पर डायरेक्ट प्लेन आके उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पर लैंडिंग जोन बनाना पड़ेगा, एरोप्लेन लैंडिंग जोन बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में आपको रनवे बनाना पड़ेगा, आपको पूरा बाउंड्री से सील करना पड़ेगा, सिक्योरिटी गेट लगाना होगा, आपको उसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह डिफाइन करने होंगे कि कितने प्रकार के वर्कर्स होंगे, किसका क्या रोल होगा, है ना, कौन, मतलब आप क्या काम करेगा, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। सिक्योरिटी के अलावा और भी काम होते हैं, तो अलग अलग वर्कर्स होते हैं ना, तो सबके रोल डिफाइन करने होंगे, सबके एरिया डिफाइन करना होगा कि ठीक है तुम सफाई का काम करते हो, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ यहाँ नहीं जा सकते हो। तुम ठीक है सिक्योरिटी गार्ड हो तो आप यहीं रहो, लेकिन आप प्लेन के अंदर नहीं घुस सकते। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ये सब चीजें करके एक एयरपोर्ट तैयार किया जाता है। और जब एयरपोर्ट रेडी हो जाता है, पूरी इसकी टेस्टिंग हो जाती है, आप ये बोलते हैं कि भाई लैंडिंग तैयार हो गया। अब आप उसके बाद स्टार्ट कर दो कि भाई हवाई जहाज वहां पर जो है टेक ऑफ लैंडिंग करना चालू करेगा। लेकिन अगर मान लो आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया और आपने डायरेक्ट ही टेक ऑफ लैंडिंग चालू कर दिया, तो कितना बड़ा इशू हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कोई अपनी कार ले जाके वहां खड़े हो गया, टाइम पास कर रहा है कि भाई खाली जगह मैं यहाँ पर हूँ, तो इस टाइप की चीजें, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से जब एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो एआई का प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको उसका एआई लैंडिंग जोन बनाना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन कि एआई का प्रोडक्ट आपका कहाँ चलेगा, तो आप बोलोगे भाई क्लाउड में चलेगा। क्लाउड भी आपने डिसाइड कर लिया, एजोर होगा, एडब्ल्यूएस होगा, या जीसीपी होगा।
लेकिन जब आप क्लाउड भी आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगा लैंडिंग जोन। और इस लैंडिंग जोन पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइड होगा। इसमें आपके कुछ गवर्नेंस रूल्स वगैरह भी आएंगे। इसमें आपका मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा, सिक्योरिटी आएगा, नेटवर्किंग आएगा। तो ये जो सारा चीज रहेगा आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा डाटा कहाँ कहाँ पर रहेगा, कौन सा डाटा किस मॉडल को दिया जाएगा, या डाटा जो है किस रीजन में रहेगा, दूसरे रीजन में तो नहीं चला जाएगा। ठीक है, एलएलएम कौन सा हम खुद डिप्लॉय करेंगे, कौन सा एलएलएम हम बाहर से कॉल करेंगे, जीपीटी का हो गया, ये क्लाउड का हो गया, जेमिनी का हो गया। तो ये सारा चीज जो होता है ना, ब्लूप्रिंट हमको पहले बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो आपकी इंफ्रा टीम है, जो आपके एजोर आर्किटेक्ट की जो टीम है, वो क्या करेगी, इसको बनाएगी। तो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होने से पहले ये सारी चीजें रेडी होगी। जब ये रेडी हो जाएगी, वहां से वो आपको ओके करेगा कि भाई मेरा लैंडिंग जोन तैयार हो गया है। आप बोलोगे भाई मेरे को एलएलएम चाहिए था, कौन सा चाहिए था? आप बोलोगे मेरे को जीपीटी 4 चाहिए था, जीपीटी 5.4 मिनी चाहिए था। तो वो आपको डिप्लॉय करके देगा, आपको पूरा रेडी करके देगा सेटअप। अब उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको पाइथन में कोडिंग करना है या जावा में करना है, और फिर आपको कैसे रैग फ्रेमवर्क यूज करना है, लामा यूज करना है एलएलएम में। तो ये सारा चीज आपका फिर कोडिंग स्टार्ट होगा, पाइपलाइन भी बना के रखेगा, आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसके बिना डायरेक्ट आप डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते। इवन जब आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन का भी पहला डॉक्यूमेंटेशन ये बनता है। इसके बाद फिर एक्चुअल आपका एप्लीकेशन का डाटा फ्लो, और उसके जितने भी यूएमएल डायग्राम, यूज केस डायग्राम, और उसकी कितनी सर्विस है, कनेक्शन कैसे होगा, वो सारा चीज बाद में बनेगा। लेकिन ये सबसे प्राइमरी है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ज्यादा जोर दे के अच्छे से समझाया कि ये अंडरस्टैंड कर लो कि लैंडिंग जोन होता क्या है। ठीक है। अगर मान लो लैंडिंग जोन आपने नहीं बनाया और आपने डायरेक्ट कोई एआई का प्रोडक्ट डेवलप करके डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। जैसे कि मान लो लैंडिंग जोन बना नहीं, आपने क्या किया, एक एलएलएम मॉडल को डिप्लॉय कर दिया। अब अगर मान लो कि एलएलएम मॉडल को डिप्लॉय कर दिया, आपके बगल में कोई बैठ के देख रहा था, उसने एपीआई की को चुरा लिया। आप यहाँ पर डेवलपमेंट करने का सोच रहे हो, उधर से वो एपीआई की यूज करके एलएलएम को कॉल करना चालू कर दिया, और अचानक आप स्टार्ट भी नहीं किया डेवलपमेंट, 1 महीना हुआ और आपका 5 लाख का बिल आ गया। अरे आप बोले अभी तक मैं कुछ किया भी नहीं, 5 लाख का बिल कैसे आ गया? तो ये सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, क्योंकि आपने लैंडिंग जोन बनाया नहीं, आपने डायरेक्ट मॉडल ही डिप्लॉय कर दिया। और वो मॉडल जो है क्या हो गया, पब्लिकली ओपन हो गया, कि उसकी हैक हो गई, या किसी ने चुरा लिया उसको और वो यूज कर लिया अपने एप्लीकेशन में लगा करके। तो ये हो जाता है, तो ये एक्सपोज हो जाता है आपका एपीआई पॉइंट, सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। और अनएनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा। तो अगर एनक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी वो डाटा को हैक कर लेगा। गवर्नेंस नहीं रहेगा उसके ऊपर, गवर्नेंस नहीं रहेगा तो कोई भी सिक्योर डाटा को देख लेगा। वो देख लेगा कि मेरे पड़ोसी का सैलरी कितना है, या कुछ और चीज देख लेगा जो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी गवर्नेंस रूल फॉलो नहीं हो रहे। फिर अनकंट्रोल कॉस्ट, जैसे मैंने बताया ना कि 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, कोई डेवलपर कुछ भी कर रहा है ना, बहुत ज्यादा जीपीयू क्लस्टर को यूज करना चालू कर दिया और बिल पर ज्यादा 10 लाख रुपए महीना आ गया। या अचानक कोई महंगा जो एलएलएम होते हैं ना, जैसे कि फाइबर जो बेचारा बंद हो गया, तो दुनिया का सबसे महंगा था, 3 दिन मैंने यूज किया, वाकई में बहुत जोरदार था। तो अब चालू होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर में ओपस है, 4.8। तो आप मान के चलो कि फाइबर जब मैंने यूज किया था, 1 मिनट भी नहीं यूज किया था, ऐसे तेजी से 3,000 उड़ जाते एकदम से तुरंत, 1 मिनट के अंदर। इतना महंगा है, लेकिन उसका काम और क्वालिटी उस लेवल का है। तो अगर सोचो कि अगर मैंने ये लैंडिंग जोन बनाया नहीं और किसी कारण से मैंने डिप्लॉय कर दिया ओपस 4.8, और आपको एक्सेस मिल गया, और आप उसमें कुछ खेल दिए, कुछ भी प्रॉम्प्ट वगैरह डाल दिए, तो बिल तुरंत लाखों आ जाएगा। तो अनकंट्रोल कॉस्ट हो सकता है, पुअर स्केलेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो जाएगा। कोई डाउन कर दिया स्पीड वगैरह को, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ लोड वगैरह दे दिया, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफर कर दिया, तो ये सब दिक्कत आ जाएगा। तो ये तब इशू आएगा अगर मान लो कि आप बिना लैंडिंग जोन के डायरेक्ट एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देते। तो ये आप मान के चलो कि बहुत जरूरी है आपको लैंडिंग जोन पहले क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। लैंडिंग जोन बनाते जब अपन, तो उसके बेसिक कंपोनेंट, हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा बेसिक कंपोनेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहला यहाँ पर आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आता है, तो आप बात करते हो आरबीएसी का। और आरबीएसई जो हम लगाते हैं,
वो लगाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, जिसको अभी क्या बोला जाता है, एंटर आईडी। एंटर आईडी का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर या एंटर आईडी में उसका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होगा या वो खुद रजिस्टर्ड होगा, राइट। अब लेकिन मान लो कि आपके प्रोडक्ट में जो बनाने जा रहे हो उसमें 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी में तो 1000, तो 1000 को आपको एक्सेस देना नहीं, आपको 10 को ही देना है। तो आपको आरबीएसई यूज करना पड़ेगा, और आरबीएसई के अंदर रोल्स होते हैं। तो बेसिक रोल जो होते हैं ना, वो चार चार बेसिक होते हैं, जैसे कि एक रीडर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, एडमिन होता है और ऑनर होता है। लेकिन एजोर में रोल जो रहते हैं ना, 50-60 हजार रोल है, बड़ा हेडेक हो जाता है, इतने सारे रोल्स है अलग अलग सर्विस के लिए। लेकिन चार बेसिक रोल है। तो आपको रोल अगर किसी को देना है तो वो आरबीएसई के थ्रू दे सकते हो। आप हर सर्विस में जाओगे तो वहाँ आईएएम लिखा रहता है, तो आईएएम में जा करके आप रोल जब दोगे, किसी को एक्सेस दोगे, तो वो उस सर्विस को यूज कर पाएगा। जैसे मैंने एलएलएम डिप्लॉय किया और एक ही डेवलपर को मुझे एक्सेस देना है जो चैटबॉट का काम कर रहा है, बाकी डेवलपर किसी दूसरे सर्विस में काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसके ईमेल आईडी के थ्रू उसको एक्सेस दूंगा, तो वो फिर वो एलएलएम को यूज कर पाएगा अपने एप्लीकेशन में। दूसरे डेवलपर जो उसी टीम के हैं वो भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा एक्सेस कंट्रोल है, ऑथराइज और ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। तो ये इसका एक पहला कंपोनेंट हो गया। नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन का मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें एलएलएम डिप्लॉय कर रहे हो, आप उसमें स्टोरेज वगैरह है आपके, वो यूज कर रहे हो, कंटेनर्स बना रहे हो, वीएम भी बना रहे हो, बहुत सारी सर्विसेज है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइवेट एंड पॉइंट बना देते हैं। तो आप क्या करते हो, पहले वीनेट बनाते हो। वो वीनेट क्या होता है, नेटवर्किंग का मेरा एक सेशन है जहां पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो वीनेट मतलब एक क्लाउड में एक प्राइवेट एरिया जिसके अंदर आप अपने सर्विसेज को बनाओगे, रखोगे। प्राइवेट का मतलब है कि बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। वो एक वीनेट हो गया, जिसको एक्सेस मिला है वही कर सकता है। तो आप डिजाइन करोगे वीनेट का, आप जितनी भी सर्विसेज रहेगी प्राइवेट एंड पॉइंट बनाओगे। अगर आप एलएलएम भी डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो प्राइवेट रहेगा। अगर इसका की भी किसी ने चुरा लिया और बाहर अपने घर से यूज करेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है। आप तो वीनेट के अंदर डाल के रखे, तो बाहर से तो यूज नहीं होगा। वो कंपनी के अंदर से यूज कर पाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर से भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने रोल नहीं दिया, एक्सेस ही नहीं दिया। तो उसके बाद की भी चले गई तो भी यूज नहीं कर पाएगा। तो देखो किस प्रकार से एक के बाद एक सिक्योर होते चले जा रहा है। तो ये आपका हो गया जो आइसोलेट कर देता है, आपके पूरा एक प्राइवेट एरिया में डाल दिए, पब्लिकली और कोई बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, तो टोटल आइसोलेट हो गया। मॉनिटरिंग, अच्छा, एआई मॉडल बनाने से पहले मॉनिटरिंग को डिजाइन कर लेना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे एआई मॉडल स्टार्ट करते हैं आपका कॉस्ट चालू हो जाता है। आपको कॉस्ट को क्या करना है, कम भी करना है, आपको परफॉर्मेंस भी बढ़ाना है, आपकी जो एपीआई की लेटेंसी है उसको भी चेक करना है। अगर किसी कारण से कोई एपीआई टाइम ले रही है तो आपको तुरंत यहाँ पता चल जाएगा कि ये एपीआई डिले हो रही है, और आप उस पर काम कर सकते हैं। सिस्टम हेल्थ आप मॉनिटरिंग करते हैं। आप अगर मान लो कोई इशू आ गया, कोई आपका कंटेनर डाउन हो गया, कोई सर्विस बंद हो गई, तो तुरंत उसकी एपीआई फेल होना चालू हो जाएगी। तो आपको मॉनिटर क्या करेगा, अलर्ट देगा, ईमेल करेगा या एसएमएस करेगा, आपको ग्राफ में रेड दिखाएगा कि आपकी ये सर्विस डाउन हो गई, तो आप तुरंत जाकर इसको रिपेयर करोगे। तो मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको पहले ही आपको लैंडिंग जोन में तैयार करना है। कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको पहले से ही सोचना है। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब सोचना पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, आपको पहले ही आपको इसको सोचना है, बनाना है। तो कैसे बनाना है, कॉस्ट मैनेजमेंट में एक होता है बजट कैप। बजट कैप का मतलब होता है कि जब मैंने डिसाइड किया कि जब मैं टीम लेके काम कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम बजट मैंने अप्रूव कराया था 50,000 रुपये महीना, एकदम स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के। तो मैंने क्या किया, उसमें 45,000 का कैप लगा दिया कि अगर 45,000 तक चला गया बजट, मेरे को डेली मेल आना चालू हो जाएगा, तो सावधान हो जाओ, 45,000 आ गया, 50,000 आपका तो हाईएस्ट बजट है, ये पार हो सकता है। तो वो मैंने कैप लगा कर रख दिया, मेरा बजट बना दिया, अलर्ट लगा दिया उसमें कि मेरे को मेल आना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें जो रहती है ना, कंट्रोल करना किसी भी चीज को, यूटिलाइज को, या यूटिलाइजेशन जो भी हो रहा है रिसोर्स का, उसको कंट्रोल करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको ये करना पड़ता है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी आपको पहले ही करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है आपका ये होना चाहिए। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे मान लो कि कोई प्रॉम्प्ट वगैरह इंजेक्ट तो नहीं हो जा रहा है। प्रॉम्प्ट इंजेक्ट का मतलब है कि यूजर ने कोई प्रॉम्प्ट डालता है, उसके बाद जब अंदर आता है, तो मैं बताया था कॉन्टेक्स्ट में फिर हम सिस्टम रूल वगैरह सब ऐड करके फिर एलएलएम को देते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से बाहर से कोई प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर दिया,
या प्रॉम्प्ट में कुछ इंजेक्ट कर दिया, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन बाहर निकालने का ट्राई कर दिया, तो ये सारा चीज आपका एनक्रिप्टेड होना चाहिए पहली बात तो ये इंजेक्ट वैसे ही नहीं होगा। दूसरा, प्राइवेट नेटवर्क में होना चाहिए। तो ये सारा चीज सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स आते हैं जो हम इसमें करते हैं। ठीक है, कंटेंट फिल्टरिंग इसमें आ गई, कंटेंट को फिल्टरिंग करते हैं। फिर ऑटोमेटिक डाटा मास्किंग, डाटा मास्किंग का मतलब होता है कि देखोगे कहीं पर, जैसे कि आपका पैन कार्ड लिखा है, तो पैन कार्ड में शुरू का एक दो करेक्टर रहेगा, लास्ट का रहेगा, बीच में एक्स 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 रहेगा, या स्टार 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 रहेगा। आधार कार्ड है, उस पे भी तो ये सब बनाना पड़ता है मास्किंग, क्योंकि हमारा एआई में डाटा वगैरह जो फ्लो हो रहा है ना, तो ऐसा कोई डाटा बाहर ना आ जाए, कोई किसी और का पैन कार्ड या आधार कार्ड ना देख ले, गलती से आ गया तो मास्किंग करके आएगा, अदरवाइज आएगा भी नहीं, सिक्योरिटी उसको रोकेगा कि ये देना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें रहती है, ये सिक्योरिटी कंट्रोल में आएगा। कंप्लायंस पॉलिसी, ये बहुत जरूरी है कि जैसे मान लो आपका डाटा जो है कोई सिक्योर फाइनेंशियल डाटा है, वो इंडिया रीजन में रहना चाहिए, बाहर यूएस में यूके में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो कि आप बैंक का एप्लीकेशन बना रहे हो, आरबीआई की कोई गाइडलाइन है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो आप जब ये सर्वर डिसाइड करोगे, स्टोरेज डिवाइस या डेटाबेस वगैरह लोगे, तो आपको लैंडिंग जोन में डिसाइड करना है कि ये किस रीजन में रहेगा। तो ये लैंडिंग जोन मतलब एक प्रकार का आपको प्लेटफॉर्म देता है रेडी, और ये जैसे रेडी हो जाता है आपको इशारा कर दिया जाता है कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट करो। अब आपका सारा चीज रेडी है, और आप जो भी डेवलपमेंट कराओगे वो यहाँ पर डिप्लॉय होगा, और ये सेफ रहेगा। ये लैंडिंग जोन आप समझ में आ गया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले हमें लैंडिंग जोन को डेवलप करना होता है। और लैंडिंग जोन का डेवलपमेंट का काम किसका है? इंफ्रा, यानी कि एजोर आर्किटेक्ट का है, जो इंफ्रा डेवलप करते हैं ना। अगर आप एजोर में काम कर रहे हैं तो एजोर आर्किटेक्ट बोलेंगे, जो एजोर के पूरे सर्विस वगैरह को डिजाइन करेगा, क्रिएट करेगा। इसमें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया है कि अगर मान लो कि मल्टीनेशनल बैंक है, ठीक है, तो अगर मान लो कि वो चाहती है कि एक GPT-4o डिप्लॉय करना चाहती है, एक चैटबॉट बनाने जा रही है, तो उसने एक डिसाइड किया कि मेरे को एक LLM मॉडल चाहिए, GPT-4o, ठीक है, और पब्लिक अकाउंट डाटा। तो ये मतलब जो रहेगा पब्लिकली, मतलब पब्लिक यूज कर सकती है अगर बैंक का जो चैटबॉट है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि इसने लैंडिंग जोन अगर बनाया नहीं, और अगर मान लो कि उसने चैटबॉट बना के पब्लिक को दे दिया, तो पब्लिक उसमें क्या कर सकती है? बहुत कुछ काम कर सकती है। उसको मतलब डाटा वगैरह उसमें से चुरा सकती है, उसको स्लो कर सकता है ना। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट एक ही व्यक्ति डाल रहा है, कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करते जा रहा है, पूरा डाटा भरते जा रहा है, तो उसका बिलिंग भी बढ़ जाएगा, सर्वर भी डाउन हो जाएगा। ये सब चीजें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए उसको एआई लैंडिंग जोन पहले बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद वो जो डिप्लॉय करेगा मॉडल को, चैटबॉट को डिप्लॉय करेगा, और फिर पब्लिक को एक्सेस देगा। क्योंकि अब जो अगर पब्लिक को एक्सेस देगा तो वो सेफ रहेगा। पब्लिक उसमें लिमिटेड करेक्टर का प्रॉम्प्ट डाल सकती है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकती, रिस्पॉन्स भी उसको लिमिटेड मिलेगा, और नेटवर्किंग उसकी प्रॉपर रहेगी, जीडीपीआर वगैरह, जो आपका कंप्लायंस वगैरह फॉलो होगा। तो ये सारा चीज लैंडिंग जोन में आता है, तो इसलिए लैंडिंग जोन पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको कोई इसमें डिप्लॉय करना है, और फिर उसके बाद पब्लिक में यूज करने के लिए आपके एप्लीकेशन को देना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे मान लो कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो ये लैंडिंग जोन जो बनता है ना, लैंडिंग जोन में हमेशा ऑटोमेशन यूज करते हैं। तो अगर आपका एजोर है तो प्रीफर करते हैं बाइसेप, और अगर आपका कोई दूसरा एनवायरनमेंट है तो आप प्रीफर करते हैं टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म वगैरह जिसको बोलते हैं आईएसी, आईएसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। और मैं जो नाम ले रहा हूँ टेराफॉर्म बाइसेप, ये टेक्नोलॉजी इसी का नाम है, आईएसी है ना। तो ये काम क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, या जिसको मैं बोल रहा हूँ टेराफॉर्म बाइसेप, क्या कर रहा है कि ये सेम टू सेम सर्वर बनाता है। जैसे एक डेवलपमेंट टीम बोली कि भाई मेरे को ये लैंडिंग जोन बना के दो, मैं इसमें काम करूंगा, डिप्लॉयमेंट करूंगा, तो वो क्या करेगा? एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट को चला देगा। जैसे टेराफॉर्म में उसने स्क्रिप्ट बनाई, इसको रन करेगा, तो ये लैंडिंग जोन अपने आप तैयार हो जाएगा, उसने पहले बना के रखा है स्क्रिप्ट। अब दूसरे डेवलपर टीम बोलेगी कि मुझे भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसी स्क्रिप्ट को फिर से चलाएगा, तो दूसरे टीम के लिए भी वो बन जाएगा। अब इसमें फायदा क्या होगा? जैसे यहाँ पर उसने कोई गवर्नेंस लगाया, सिक्योरिटी लगाई है, नेटवर्किंग किस प्रकार से वर्चुअल नेटवर्क बना करके कैसे सिक्योर किया है, कौन कौन से पॉलिसीज वगैरह ऐड की है, ये पूरा का पूरा दूसरे पे भी जाएगा सेम टू सेम। तीसरा बनाएगा सेम, क्योंकि वो रेप्लिका बना रहा है, वो एक उसके पास स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट को रन करेगा, तो जो चीज पहले इसमें जो उसने डिजाइन किया, टेस्टिंग कर चुका है, वही रेप्लिका हो रहा है।
तो सारी टीम क्या होगी, एक प्लेटफॉर्म में काम करेगी, सबके पास सेम रूल रेगुलेशन रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है डेवलपमेंट को। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्यों है? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते। हर बार कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, भाई तुम कौन हो। अगर वो दोबारा सेम जगह से रिक्वेस्ट आएगी फिर पूछेगा कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, तभी उसको अंदर सर्विस तक जाने देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सिक्योरिटी में जैसे कि सेफ गार्डिंग हो गया, सेंसिटिव एंटरप्राइज डाटा, क्योंकि सेंसिटिव डाटा का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का डाटा पूछ लिया तो वो मना कर देगा तुरंत। तो ये बहुत ही सिक्योर रहता है। तो ये सारा चीज आपका लैंडिंग जोन में आपको बेनिफिट मिल जाता है, स्केलेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि लैंडिंग जोन जो है वो आपका जो मॉनिटरिंग कर रहा है इस प्रकार से कि आपकी सारी माइक्रो सर्विसेज वगैरह है, बहुत सारी कंटेनर्स है, किस प्रकार से डिप्लॉय होंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज रहेगी, है ना, प्राइवेट रहेगा, पब्लिकली नहीं रहेगा, एंड पॉइंट्स वगैरह जितने अंदर की सर्विस है, तो ये सारा चीज ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है। तो इसके कारण स्केलेबिलिटी में क्या होगा कि कहीं ट्रैफिक वगैरह ज्यादा आ रहा है तो वो उसको हैंडल कर लेगा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, अगर वैसे भी हम अगर आईएसी यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेशन नहीं हो गया। ठीक है, लैंडिंग जोन हम ऑटोमेशन के द्वारा ही हम बना रहे हैं। और इसमें फायदा ये रहता है कि ह्यूमन एरर जीरो हो जाती है। ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट आपकी एक बार टेस्ट हो गई, 100% ओके हो गई, अब आप उसको 10 बार चलाओ, 1000 बार चलाओ, वो एकदम एक्यूरेट ही आउटपुट देगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यही अगर मान लो मैनुअल बनाएंगे, एक व्यक्ति एक एनवायरनमेंट रेडी कर देता है और फिर कुछ दिन बाद उसको बोलते हैं कि तुम दूसरा तैयार करो, तो फिर उसको कुछ गलती हो जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग के दौरान पता चलता है और फिर वो सुधारने बैठता है। तो ह्यूमन एरर जो रहती है ये खत्म हो जाती है अगर ऑटोमेशन यूज करते हैं। तो लैंडिंग जोन में ये बेनिफिट्स मिलता है कि आपको लैंडिंग जोन बनाते समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। एआई नेटवर्किंग क्या होता है? एक तो नॉर्मल नेटवर्किंग तो आप लोग सुने थे। एआई नेटवर्किंग कुछ नहीं है। एआई प्रोडक्ट जब डिप्लॉय करते और उस समय नेटवर्क को सेट करते तो उसको एआई नेटवर्किंग बोलते हैं। कोई मतलब अलग से कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो नेटवर्किंग नॉर्मल होती है उसी के कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम एक बार इसके कंपोनेंट देख लेते हैं फटाफट। जैसे वीनेट, वीनेट मैंने बताया था कि क्लाउड में एक एरिया होता है, प्राइवेट एरिया, जहाँ पर आप अपने लिए एरिया को रिजर्व कर लिए और आप अपनी कंपोनेंट को वहाँ पर रखते हो, कोई भी डिप्लॉय करते हैं किसी सर्विस वगैरह को। और प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो जो प्राइवेट एरिया आपने वीनेट बनाया था उसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसको प्राइवेट एंड पॉइंट बोलते हैं, जो उसका एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है कि आपकी सिग्नल वहां तक जाएगी उसको यूज करने के लिए। फायरवॉल क्या होता है? मेन एक प्रोटेक्शन दीवार होती है, यानी कि बाहर से पब्लिक से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है आपके एप्लीकेशन में तो उस रिक्वेस्ट को पहले फायरवॉल को पार करना होगा। फायरवॉल में बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह सब लगी हुई रहती है, और वो सब चेक होने के बाद रिक्वेस्ट फिर अंदर आती है और अंदर आकर के आपका एप्लीकेशन को वर्क करती है। वीपीएन क्या होता है कि आपका प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है। तो पता चल रहा है कि आपके एम्प्लॉय आपके कंपनी में आकर के तो यूज कर पा रहे, लेकिन कोई एम्प्लॉय को तबीयत खराब हो गया या वो बोल रहा है मेरे को घर से काम करना है, मेरा घर दूसरे स्टेट में, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसको वीपीएन देती है। वीपीएन मतलब एक ऐसा गेटवे होता है जो पब्लिक के बीच में भी प्राइवेट होता है, सिक्योर होता है वो भी। ठीक है, यानी कि वो अपने घर के इंटरनेट से यूज करेगा, बट लेकिन वो एम्प्लॉय यूज कर पाएगा, उसके दोस्त यार या और दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीपीएन का एक्सेस उसी को दिया गया है, उसी के कंप्यूटर से चलेगा। तो ये वीपीएन हो गया। फिर एक्सप्रेस राउट क्या होता है? एक्सप्रेस राउट भी एक प्राइवेट टनल होता है दो एनवायरमेंट के बीच में, लेकिन ये बहुत बड़ा टनल होता है, बहुत तेजी से डाटा इसमें ट्रांसफर होता है। जैसे आप अगर मान लो कि ऑन प्रीमाइज सर्वर को क्लाउड सर्वर से जोड़ोगे तो आपको एक्सप्रेस राउट बनाना पड़ता है। तो एक्सप्रेस राउट क्या करेगा, आपको ऑन प्रीमाइज के डाटा को क्लाउड में भेजेगा, क्लाउड के डाटा को इधर भेजेगा और बहुत ही स्पीड से भेजेगा, और बिल भी उतनी स्पीड से बढ़ता है। तो बहुत ही महंगा चीज है, बड़ी बड़ी कंपनी में कोई सी रीजन से बनाना पड़ता है एक्सप्रेस राउट का। एआई मॉडल में अगर जरूरत पड़ रहा है अगर किसी कारण से, तो मान के चलो कि ये ये सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगा पड़ेगा। एक तो एकेएस मैंने बताया बहुत महंगा है, एक्सप्रेस राउट भी मैं बता रहा हूँ बहुत महंगी सर्विस पड़ती है। फिर इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको शॉर्ट में एनएसजी बोलते हैं। ये होता क्या चीज है कि जितने भी ट्रैफिक आती है, जितनी रिक्वेस्ट बाहर से आती है, फायरवेल पार करने के बाद वो यहीं आती है। और यहाँ पर बहुत सारे इनबाउंड आउटबाउंड रोल होते हैं कि क्या अंदर आ सकता है, क्या बाहर जा सकता है, और वो रूल को चेक करके डाटा फिर रिक्वेस्ट फिर और अंदर जाती है। तो ये भी एक प्रकार का फिल्टर करता है रिक्वेस्ट को।
जो फिल्टर नहीं हुआ उसको वहीं रोक देता है। तो ये एआई नेटवर्किंग है, नॉर्मल नेटवर्किंग है, बस ये एआई प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उसको समझा रहे हैं। और इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है जैसे मान लो कि आपका ओपन एआई जीपीटी या कोई भी मॉडल है, तो ये आप क्या करते हो, इसको आइसोलेट कर देते हो। कहाँ से आइसोलेट करते हो? पब्लिक नेटवर्क से। इसका मतलब है कि मैं मॉडल डिप्लॉय कर दिया, बट कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से उसको यूज नहीं कर सकता। वो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग ऐसी सेट की, भले उसके बाद उसका पासवर्ड भी क्यों ना चले जाए, तो भी वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिकली एक्सपोज ही नहीं किया मैंने। तो ये सब इसमें, जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय को सबसे पहले कारपेट नेटवर्क में आना पड़ेगा, यानी आपकी कंपनी के नेटवर्क में आप आओगे। फिर वीपीएन या एक्सप्रेस राउट, यानी कि आपको गेटवे के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप गेटवे के अंदर जाते हैं तो आप प्राइवेट एंड पॉइंट जो रहता है उसको एक्सेस कर पाते हो, एजोर का। जैसे कि आपका ओपन एआई हो गया, जीपीटी मॉडल हो गया, या किसी और प्रकार की स्पीच सर्विस हो गई, विजन सर्विस हो गई, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो एआई नेटवर्क इस प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, ये मैं यहाँ पर बताया। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि एंटरप्राइज बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आप प्रॉपर नेटवर्किंग आप यूज़ करते हैं, तो आपका डाटा बहुत प्रोटेक्ट रहता है। इंटरनल जो सेंसिटिव डाटा रहता है ना, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर आपका फास्टर कनेक्टिविटी है। फास्टर इसलिए है क्योंकि प्राइवेटली अंदर अगर आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आप कंपनी के नेटवर्क में बैठे हो, बहुत फास्ट काम करोगे। या फिर आपके डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो सर्विस आपस में बात कर रही है। जैसे मान लो कि कोई सर्विस है वो डाटाबेस से कनेक्ट हो रही है, तो डाटाबेस का प्राइवेट एंड पॉइंट है, सर्विस भी प्राइवेट एंड पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर की जो ट्रांसफर स्पीड है बहुत हाई होगी, क्योंकि वो पब्लिक से नहीं आ रही, वो इंटरनल है। और इंटरनल प्राइवेट में जब डाटा ट्रांसफर होता है, उसका स्पीड बहुत हाई होता है। तो ये भी बेनिफिट हो जाता है प्राइवेट नेटवर्क करने से। फिर इसका एंटरप्राइज कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इनबाउंड आउटबाउंड रूल हम एनएसजी में क्रिएट करते हैं, तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है कि क्या चीज़ को अंदर जाने देना है, किसको नहीं देना है। तो ये सारा चीज़ आपका जो है ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। रेड्यूस अटैक सरफेस, ये ऑलरेडी रेड्यूस हो जाता है जब इसको प्राइवेट कर देते हैं। अगर मान लो कि आप इसको प्राइवेट नेटवर्क में लेके आ गए, जितने एआई के आपके प्रोडक्ट है, जितने एआई की सर्विसेज है, सब अगर प्राइवेट में चल रहा है, तो आपका अटैक करना मुश्किल है। और उसके अंदर जब रिक्वेस्ट आती है, कहाँ से आती है? फायरवेल को पार करती है। आपकी सिक्योरिटी के बहुत सारे एप्लीकेशन, सर्विसेज, सेंटिनल और बहुत सारे चीजें, डिफेंडर, इनको भी पार करती है, फायरवेल को पार करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आकर हिट होती है एपीआई गेटवे को। एपीआई गेटवे में भी बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद वो अंदर आता है आपके प्राइवेट एरिया में API, और फिर आपका डाटा को भी फिल्टर करके बाहर भेजता है। तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन है काफी सिक्योर रहता है, डाटा सिक्योर रहता है। तो इसलिए आपको जो है ये नेटवर्किंग करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैंने देखा है कि जनरली अगर कोई सीनियर डेवलपर या एक लीड को कोई एप्लीकेशन डेवलप करने बोले, तो वो तो इसकी बात ही नहीं करता है। वो तो डायरेक्ट बात करता है कि डाटाबेस क्या होगा, एपीआई कितनी बनेगी, यूआई क्या होगा और बाइंड कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब जनरली लोग यही मानते हैं कि एक डाटाबेस होना चाहिए, एपीआई होनी चाहिए, और यूआई होना चाहिए, चाहे फ्रंट एंड का जो भी टेक्नोलॉजी हो, नेक्स्ट जेएस हो, रिएक्ट हो, डाटाबेस कुछ भी हो, बट इनसे मिल करके एक एप्लीकेशन बनता है। जबकि ये तीन चीज के अलावा भी 100 से ज्यादा चीजें होती है, जिसको हमें सोचनी पड़ती है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले। ठीक है, तो ये एआई गवर्नेंस, गवर्नेंस अब कोई भी बड़े एप्लीकेशन में गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, बट एआई प्रोडक्ट में भी गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के गवर्नेंस होते हैं और ये एग्जैक्ट क्या काम करते हैं। तो ये जो होता है आपका पॉलिसीज कंट्रोल करता है, ओवरसाइट रिक्वायर्ड, डेवलप्स, डिप्लॉय, यूटिलाइज सर्टिफिकेट। तो आपका कैसे डिप्लॉय होगा, कैसे यूटिलाइज होगा, कौन व्यक्ति क्या यूज कर पाएगा, कितना यूज कर पाएगा, कौन सा डाटा देख सकता है, किस प्रकार का डाटा नहीं देख सकता है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसके आर्किटेक्चर में पहला देखते हैं सिक्योरिटी। तो इसमें सिक्योरिटी इसमें क्या होगा? तो सिक्योरिटी में इसमें गार्ड रेल हम लगाते हैं। गार्ड रेल जो होता है ना, ये क्या कर देता है? ये प्रिवेंट कर देता है डाटा को। ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना, प्रॉम्प्ट में पहली बात तो कोई इंजेक्शन को रोक देगा, कि जो प्रॉम्प्ट है उसमें कोई इंजेक्ट करके डाटा निकाल ले। दूसरी बात है कि कोई प्रॉम्प्ट ही अगर ऐसा दे रहा है कोई सेंसिटिव डाटा के लिए, तो उसको भी रोक देगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इंडिया में जैसे बच्चा पैदा होने से पहले पता करना कि ये बॉयज है गर्ल्स है, तो ये मना है, बैन है ना, गैर कानूनी है। लेकिन एआई इतना पावरफुल हो गया कि उसको आप अगर सोनोग्राफी की फिल्म वगैरह फोटो खींच के दिखा दो तो वो बता देता है। लेकिन ये गार्ड रेल के द्वारा इसको रोका गया। तो आप इंडिया से अगर एआई को पूछोगे तो वो मना कर देगा कि भाई आपकी कंट्री में बैन है,
बैन है ये चीज, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। दूसरी कंट्री के लिए होगा अलाउ। तो बट इस प्रकार की सिक्योरिटी लगानी पड़ती है बहुत सारी। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया, बट लेकिन एक एप्लीकेशन बना रहे तो आप सोचो, आपको बहुत सारी लिस्ट तैयार करनी होगी। आपको किस प्रकार के डाटा को कैसे सिक्योर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। फिर आप कंप्लायंस, कंप्लायंस में क्या होता है कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप किसी डोमेन में बना रहे हो, जैसे ईआरपी में बना रहे हो, बैंकिंग के लिए बना रहे हो, इंश्योरेंस डोमेन बना रहे हो। तो उसके जो रेगुलेशंस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, आईआरडीए का फॉलो करता है, बैंक आरबीआई का फॉलो करता है, यूरोप जो है जीडीपीआर का फॉलो करता है। तो वो ऐसे सबके ऊपर एक कोई रेगुलेशंस होता है। तो वहां से जो पॉलिसीज होती है, उसके जो रूल्स होते हैं, वो सारी चीज को हमको यहाँ फॉलो करना होता है। कि जैसे कि मान लो रीजनल कोई अगर रेगुलेशंस है कि आपका डाटा इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, एशिया के बाहर नहीं जा सकता, तो आपको डाटाबेस या स्टोरेज डिवाइस आपको एशिया रीजन में, इंडिया रीजन में ही रखना होगा। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होती पड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने पहले डाटाबेस को बाहर कर दिया, बाद में ऑडिट हुआ या फिर चेकिंग हुआ, तब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको इधर कर देंगे। तब तक तो पेनल्टी लग जाएगी बहुत बड़ी। तो उसके पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो ये डिजाइन के पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो मॉनिटरिंग आपका आता है गवर्नेंस में। तो मॉनिटरिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका टेलीमेट्री, ट्रैक सिस्टम टेलीमेट्री। टेलीमेट्री का मतलब होता है कि आपकी जितनी एप्लीकेशन है, सर्विसेज है, बहुत सारी एपीआई कंटिन्यूस कॉलिंग हो रही है, इधर से उधर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो वो मॉनिटरिंग में दिखाई देता है कि वो कितना फास्ट हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है, उसके काउंट वगैरह, और इसके रीजन वगैरह, सब चीज दिखता है। फिर इसके बाद जैसे कि डाटा ड्रिफ्ट। डाटा ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आज आपने एक एआई का मॉडल तैयार कर लिया या आपने एक एप्लीकेशन बना दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते चले जाएगा, उसके बाद उसके डाटा जो उसके अंदर आपने डाल के रखा था, वो फिर हो सकता है काम नहीं करेगा, या एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो इसकी मॉनिटरिंग पहले करनी होगी ना, ऑब्जर्वेशन करना होगा, और जरूरत पड़ने पे इसको फिर अपडेट करना होगा। तो ये है मॉडल की लेटेंसी का मतलब, ये है कि जैसे आपका मॉडल आपने डिप्लॉय कर दिया, बट लेकिन किसी रीजन से वो फास्ट रिस्पॉन्ड दे रहा है, बट किसी दूसरे रीजन से वो स्लो दे रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये अगर रिक्वेस्ट आ रही है दूसरे रीजन से, और वहाँ भी हमारे बहुत सारे कस्टमर है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारा चीज जो है था मॉनिटरिंग के अंदर आता है। फिर इसके बाद इवेल्युएट टोकन स्पेंडिंग। ये तो बहुत जरूरी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। यानी मैं खुद अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब मैं कोई नया मॉडल यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके मॉनिटरिंग सिस्टम को खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से जैसे प्रॉम्प्ट लिख के एंटर करता है और यहाँ पर कोड करना चालू होता है, मैं वहाँ देखते रहता हूँ टोकन कितना जा रहा है। 1,000 टोकन हो गया, 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, तुरंत 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। तो ये चैटबॉट को पूछता हूँ कि 20 लाख हो गया, कितना पैसा बनेगा? वो बोलेगा ये तो 1,000 के आसपास होगा। ठीक है, होने दो। अरे अभी तो 70 लाख हो गया, 80 लाख हो गया। तो ऐसे मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है। ये तो मैं पर्सनल बताया, लेकिन एक एप्लीकेशन अगर चल रहा है, आपने मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम नहीं लगाया, तो जब बिल आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कितना बिल है। लेकिन अगर आपने मॉनिटरिंग प्रॉपर किया है, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि आपको 1-2 घंटे में इतना टोकन जो है जा रहा है, तो आप तुरंत कंट्रोल करो। तुरंत आप फिर उसमें गार्ड रेल लगाओगे, तुरंत आप फिर उसका आर्किटेक्चर को चेंज करोगे, और आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ट्राई करोगे। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब ये होता है कि जो एआई है ना, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो एआई का, चाहे आप चैट बोर्ड बना रहे हो या फिर आप एक प्रोडक्ट ही तैयार कर रहे हो एआई के ऊपर, तो फिर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई उसका जो जवाब आ रहा है उसमें कुछ गाली वाली लिखा हुआ है, या किसी के बारे में बहुत ही गलत लिखा हुआ है, या फिर बायस हो गया उसमें जो है। जेंडर को जैसे मान लो कि उसने किसी एक जेंडर के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, दूसरे के प्रति कम दिया, जिसको बायस बोलते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको भ्रमित कर दिया, आपको ऐसे जवाब दे रहा है कि आप खुद कंफ्यूज हो गए, इसकी बात माने कि नहीं माने। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है। ऑडिट ट्रायल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति प्रॉम्प्ट डाल रहा है, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी प्रॉम्प्ट डाल रहा है, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट लेकिन आपको सारे प्रॉम्प्ट को भी आपको हिस्ट्री बना के रखना पड़ता है। आपको उसको ऑडिट करना पड़ता है कि कितने कौन कौन से प्रॉम्प्ट पूछे, कहाँ क्या दिक्कत आ गया, कहाँ पर सही जवाब नहीं मिला, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। या आपको एक ऑडिट सिस्टम बनाना ही पड़ता है कि भाई किसने कौन कौन से मॉडल यूज किया, कब किया, किसने ट्रेनिंग दिया, कब कब ट्रेनिंग डाटा सेट किया, और किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो ये सारा चीज मेंटेन करते हैं। इसको एक हिस्ट्री टेबल जैसे हम
नॉर्मल एप्लीकेशन में बनाते थे, बट यहाँ पर ऑडिट ट्रायल बोलते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरेज लगता है। तो आप एजोर डाटा फैक्ट्री या फैब्रिक्स इस प्रकार के आप यूज़ कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको क्या एक्सेस देना है, कौन क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना, कौन किसको यूज़ कर सकता है, कि कौन ट्रेनिंग का काम कर सकता है, कौन इसका केवल इस्तेमाल कर सकता है कॉल करके किसी एलएलएम को। तो ये सब चीज़ें जो है एक्सेस कंट्रोल में आता है। तो एआई गवर्नेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते कि आप कोई एआई का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आप गवर्नेंस के बारे में आपने सोचा ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ऑपरेशनल क्वेश्चंस आते हैं गवर्नेंस में, कि जैसे हु कैन यूज एआई, यानी कौन एआई का इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने जिनको इस्तेमाल करने का परमिशन दे रहे वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने साइन अप किया हुआ है तो वो ही इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर आपने पब्लिक कर दिया कोई भी इस्तेमाल करेगा। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे कि हु कैन यूज एआई। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डाटा कैन एआई एक्सेस। तो एआई कौन सा डाटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही सेंसिटिव डाटा है, या आपके आपका एलएलएम जैसे यूएस के सर्वर में डिप्लॉय है, आप नहीं चाहते हो कि आपका फिनेंशियल डाटा वहां चले जाए। ठीक है, तो आप उसको रोक देते हो, प्रोटेक्ट कर देते हो। लेकिन ये आपको क्वेश्चन पहले तो पूछना पड़ेगा। फिर इसके बाद है हाउ आर प्रॉम्प्ट लॉग्ड। कि प्रॉम्प्ट कैसे लॉग्ड होगा, उसके बाद उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, फिर उसका प्रिवेंटिंग यानी कि उसका फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा। तो ये सारा चीज जो रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन फिर पहले करने पड़ेंगे। हाउ आर आउटपुट मॉनिटर्ड। अगर मान लो कोई आउटपुट आ रहा है तो उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि उसको ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट है, कहीं गलत रिस्पॉन्स नहीं तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें फिर चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो ये सारा चीज हमको सिखाता है जब आप गवर्नेंस में जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हेल्थ केयर पेशेंट केयर का एक चैटबॉट है, कोई एक हॉस्पिटल है, उसने क्या किया, चैटबॉट प्रोवाइड कर दिया अपने पेशेंट के लिए। अब वो जो पेशेंट है वो उससे क्वेश्चन पूछता है, या उसको पूरा डायरेक्शन देता है। पेशेंट ने पूछा कि मुझे ये दवाई कब खाना है, वो बताएगा कि आपको ये खाली पेट खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। तो चैटबॉट उसके हेल्प के लिए बना है। लेकिन ऐसा ना हो कि उसने क्वेश्चन पूछ दिया क्या मुझे कैंसर है, और उसने बोल दिया कि हाँ कैंसर है, पता चला कि उसको अटैक ही आ गया। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस है ना, वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन तुम दे सकते हो और कौन सी नहीं दे सकते हो, किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो। अगर डॉक्टर पूछेगा उससे तो उसको पता है कि डॉक्टर पूछ रहा है, तो उसको वो एक अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई पेशेंट पूछ रहा है उसको डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा। तो ये सारी चीज गवर्नेंस में आता है, आपको ये डालना पड़ेगा इसके अंदर। आप एक सिंपल नहीं बना सकते कि आप कोई भी आके पूछ रहा है तो सेम जवाब दे रहा है। तो गवर्नेंस में क्या होगा, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। कई बार पता चला है कि हॉस्पिटल का सेंसिटिव डाटा ही बाहर आ गया, तो पेशेंट बड़ा चालाक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके हॉस्पिटल का टर्नओवर क्या है ईयरली, मंथली क्या है, या कुछ इस टाइप से। तो ये क्योंकि उसके पास तो पूरा डाटाबेस का एक्सेस रहता है। लेकिन हमारे जो गवर्नेंस होता है ना, वो डिसाइड करता है कि भाई जो लॉग लॉग इन हुआ जो यूजर वो कौन है, उसका रोल क्या है, और उसको हम क्या डाटा दिखा सकते हैं। तो यही गवर्नेंस के रूल्स बनाता है, और हमें ये पहले से डिसाइड करना होता है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज बेनिफिट इसका मिल जाता है, रिस्क रिडक्शन इसलिए हो जाता है कि गवर्नेंस आप लगा दी तो आपको रिस्क नहीं है, आपका डाटा ब्रीच नहीं होगा, सेंसिटिव डाटा आपका बाहर नहीं निकलेगा, हेलुसिनेशन आपका रुक जाएगा, या फिर किसी और व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो ये सब आपका यहाँ पर हो गया। रेगुलेटरी कंप्लायंस आपका अगर फॉलो हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको कोई एक्शन नहीं लेगा, लीगल पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाएगा। अब क्योंकि बाद में ऑडिट होता है ना, तो आप किसी अगर एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो किसी कंपनी के लिए, हेल्थ केयर या फिर आप इंश्योरेंस के लिए बना रहे हो, तो आईआरडी की ऑडिट होती है, आईआरडी की टीम आती है, वो चेक करती है। तो अगर कुछ गलत मिल गया तो पेनल्टी करोड़ों में जाती है। तो बेचारे कंपनी को पता ही नहीं, उसने आपको एज ए आर्किटेक्ट इंजीनियर हायर कर लिया और आपने डेवलप करना चालू कर दिया और आप दिखा दिए चला करके। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी भी डोमेन में काम करोगे तो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस पे पहले जानना जरूरी है, और आपको देखना है कि आप कैसे उसको फॉलो करोगे अपनी एप्लीकेशन में। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि एआई अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी होगा ना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एआई जो है वो पूरा हर चीज को सामने ला रहा है। अगर कोई आंसर दे रहा है ना तो वो समरी भी दे देगा, इस समरी के बेस पे मैं ये आंसर दे रहा हूँ कि काम करना है कि नहीं करना है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, तो ये लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कब करेंगे,
तो जब उसका जो जो रिजल्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, एकदम तुरंत अब नहीं आता। मन अपने मन से बनाया हुआ, इमेजिनेशन किया हुआ रिजल्ट कभी नहीं देता वो उसमें रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद बहुत सारे डाटा को रीड करता है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट बनाता है। रिजल्ट के साथ हमेशा देखो समरी भी देता है, ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो वो जो ये आंसर दे रहा है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको छोटा सा समरी हर बार देता है कि ये पॉइंट्स को देखा और ये आपका आंसर है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको आपको ध्यान देना रहता है। तो टाइम थोड़ा हो रहा है, लास्ट स्लाइड चल रहा है, इसको मैं खत्म कर लूँ। मल्टी रीजन एआई का मतलब ये होता है कि एआई का प्रोडक्ट बहुत बड़ा है और ग्लोबली एप्लीकेशन आप बना रहे हो जिसको अलग अलग कंट्री से यूज करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इसको मल्टी रीजन में जाना पड़ता है। तो मल्टी रीजन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप आपका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग कंट्री में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, यूके में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो आपका एप्लीकेशन हमेशा रनिंग कंडीशन में रहनी चाहिए। किसी कारण से अगर वो बंद हो गया तो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये मल्टी रीजन में जाने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। वल्नरेबिलिटी ऑफ सिंगल रीजन आर डिवाइस। अगर आप सिंगल रीजन में जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एप्लीकेशन आउटेज, यानी कि अगर मान लो किसी कारण से नेटवर्क बंद हो गया, वेदर खराब हो गया, भूकंप आ गया, डाटा सेंटर ही आपका डैमेज हो गया, पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस ही बंद हो गया। तो इसीलिए मल्टी रीजन में जाते हैं, ताकि हमारा अगर एक जगह पूरा सर्वर बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे सर्वर से उसको डाटा मिलता रहेगा। इसीलिए मल्टी रीजन में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। फिर बिजनेस डिस्ट्रप्शन, मतलब बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा। अगर एक जगह पे रहेगा तो आपको दिक्कत आएगा। आपका मतलब ट्रैफिक ज्यादा ज्यादा आ जाएगा तो स्लो हो जाएगा, या हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हो सकता है, रिवेन्यू लॉस हो सकता है, आपका पैसे का लॉस हो जाएगा। अगर स्पीड कम है तो लोग यूज करना बंद कर देंगे, तो बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अगर मान लो आप सिंगल रीजन में काम करोगे तो आपको ये सब दिक्कत आएगा। लेकिन आप मल्टी रीजन में जाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मल्टी रीजन में कैसे जा रहे हैं? मान लो इंडिया में आपने एक डाटा सेंटर में डिप्लॉय किया एप्लीकेशन, जिसको आपने बोल दिया प्राइमरी सर्विस, और आपने सिंगापुर के डाटा सेंटर में सेम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया जिसको आप बोलते हैं बैकअप एंड फेलोवर, और सेम सर्विस को आपने डिप्लॉय कर दिया यूरोप रीजन में जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन। अब यहाँ क्या होगा कि आपके जितने भी ट्रैफिक थे वो प्राइमरी सर्वर में आ रहे हैं। अगर किसी कारण से ये बंद हो गया तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट बैकअप फेलोवर पे चले जाएंगे, लेकिन आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, तुरंत इसको वापस से अप करेंगे। तुरंत, मिनट मिनट लगता है, मिनट में इसको वापस से अप कर दिया जाता है, और वापस से सारी रिक्वेस्ट यहीं आना चालू हो जाती है। तो ये जो है प्राइमरी सर्वर, जिसमें पहले रिक्वेस्ट आती है, अगर किसी कारण से यहाँ रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, ये डाउन हो गया है, तो आपकी रिक्वेस्ट बैकअप और फेलोवर पे चली जाएगी अपने अपने आप, लेकिन आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। ग्लोबल एक्सपेंशन का मतलब है कि यूरोप में अगर जो सर्वर हमने बना के रखा है, तो यूरोप के पास की जितने भी कंट्री है, हमने बोल दिया कि भाई ये सारी रिक्वेस्ट यहीं आनी चाहिए, ये इंडिया आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया और इसको हमने अलग रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अदर कंट्री तक भी बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो अपने एप्लीकेशन को बनाती है। तो ये क्या करती है कि इंडिया में उसके बहुत सारे यूजर है, तो उसने इंडिया रीजन में एक डाटा सेंटर ले लिया, और एशिया स्पेसिफिक इसने सिंगापुर में एक डाटा सेंटर ले लिया, और यूरोप में इसने एक डाटा सेंटर ले लिया, और इसने सेम एप्लीकेशन को तीनों जगह डिप्लॉय कर दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? सेम, कि अगर इंडिया का डाटा सेंटर बंद हो गया तो ये एप्लीकेशन सिंगापुर से चलता रहेगा। अगर सिंगापुर का बंद हो गया तो ये एप्लीकेशन यूरोप से चलता रहेगा, और यूरोप का बंद हो गया तो टोटल बंद होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सर्वर बंद नहीं हो सकते। इसकी जो एसएलए होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, 99.9 एसएलए होता है जब क्लाउड आप यूज करते हो। तो लगभग आप निश्चिंत होकर सोच सकते हैं कि बंद नहीं होगा। लेकिन फिर भी बंद हो गया, एक आध हो सकता है किसी कारण से, वो भी कुछ समय के लिए, हाँ, उससे ज्यादा नहीं, वापस से उसको कवर कर लिया जाता है। तो ये आपका था पूरा डिजास्टर रिकवरी। मतलब वही मैंने बताया कि आपका कुछ बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, डाटा सेंटर बंद हो गया, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, यानी कि आपका 24/7 पूरा एप्लीकेशन चलता रहे, और हाई स्केलेबिलिटी, कितना भी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए। और लो लेटेंसी का मतलब होता है कि जो डाटा सेंटर है उसके आसपास के यूजर जो है उसको यूज करेंगे तो वो बहुत फास्ट चलता है।
तो ये मल्टी रीजन वाला चीज ऑलरेडी मैंने एजोर के सेशन में बताया हुआ है। सेम वही चीज है। नेटवर्किंग और मल्टी रीजन एक ही चीज है, बस एआई के लिए यूज कर रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो रिपीट हो गया। तो थैंक यू टीम, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।